नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है पक्ष में, विपक्ष में। और जहाँ कहीं राहुल गांधी एक तरफ मणिपुर पहुँच रहे हैं, कभी आसाम पहुँच रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भई एक भाईचारे की राजनीति हो। दूसरी तरफ सत्ता है जो कहीं न कहीं अपना घमंडिया रुख अख्तियार किए हुए है और वो फिर भी वो कहीं न कहीं वो उस बात को अनसुना करते हुए जिस तरीके से अपने अड़ियल रुख से चलाने का प्रयास है, जो एरोगेंस रहता है, उसी रास्ते पे अख्तियार करते हुए चल रही है। तो इसी बात का हम चिंतन-मंथन करेंगे कि आखिर में ये क्या कारण है? क्या वाक़ई गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति से बनी सरकार है, ऐसे मतदाताओं की परवाह नहीं करती, चाहे वो मणिपुर भी क्यों ना हो, हमारा विषय है। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो उससे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार जी, आपका स्वागत है, जो कि वकील हैं। दूसरे जो हमारे रजत तिवारी जी हैं और साथ में श्याम मोहन जी हैं, जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। रजत तिवारी दिल्ली से हैं जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय यही है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से बनी सरकार मतदाताओं की परवाह नहीं करती, चाहे मणिपुर जैसा विषय मणिपुर चाहे क्यों ना जल रहा हो। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? फिर भी, और जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी उसकी परवाह नहीं करते, चाहे विपक्ष इतनी भी आवाज़ उठा रहा हो। तो क्या कारण है ब्रजेश जी? इसका कारण जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों है? भाई क्यों परवाह नहीं करती ये सरकार? विकास जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा सवाल आपने उठाया है, बहुत जायज़ सवाल उठाया है और आपने सरकार के साथ साथ एक चीज़ और ब्रीफ में बताया कि जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी जी, कभी वो मणिपुर जा रहे हैं, कभी असम जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा एक शब्द था आपका, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जी। तो राहुल गांधी जी ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं, इससे पहले चुनाव से पहले भी उन्होंने 2 बार जो है लोगों से जोड़ने के लिए यात्राएं निकाली है। और वो खुद क्लेम करते हैं कि कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक उन्होंने भ्रमण किया और उनका टारगेट पूरब से लेके पश्चिम तक दोनों छोर देश के चारों हिस्सों में उन्होंने भ्रमण किया और देश की लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया, उनकी वस्तु स्थिति को समझा कि क्या देश की वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद वो चुनाव में गए और चुनाव में पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम से एकत्रित होने का प्रयास किया, हालांकि बाद में हो नहीं पाया। नीतीश कुमार जो उसके सूत्रधार रहे, जैसे उन्हें लगा कि मेरी कुर्सी को कुछ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो जंप मार के निकल लिए, ठीक है, इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद चुनाव लड़े, उनकी 12 सीटें आई है भी। इंडिया गठबंधन को 234 के आसपास सीटें आई, बीजेपी को 240 सीटें आई, लेकिन बीजेपी भी क्लेम कर रही है कि मैं बहुमत में हूँ और इंडिया गठबंधन वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि बहुमत में मैं हूँ। दोनों ये जनता को बता रहे हैं कि दोनों लोगों को ही जनता ने क्या किया है कि बहुमत दिया है, मेजोरिटी दिया है। तो आखिर ये किस तरह की मेजोरिटी है कि दोनों पार्टियों को एक साथ मिल रही है? कि किस तरह की मेजोरिटी है कि सरकार बनाने के लिए दोनों को दोनों दावा करते हैं, लेकिन एक सरकार बनाता है, दूसरा सरकार बनाने की उम्मीद में है कि कब उधर से कुछ खस के कि हमारी सरकार बन जाए। तो ये जो बहुमत की बातें हैं, जो बहुमत की परिभाषा है, अगर इस पे हम विचार करें, इस पे हम सोचे समझें कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, तो एक चीज देखेंगे आप कि सरकारें और विपक्ष दोनों हमेशा क्या है, एक दूसरे पे आंख गड़ा के नजर रखती हैं कि कब उसके 2-4 सांसद विधायक इधर उधर हो कि हमारी बारी आए। बस इस देश में 1947 के बाद से लेके आज तक यही दौर चलता आ रहा है और इसमें जनता का सरकार बनाने में जो सरकारें क्लेम करती है कि मेरे पास जनता का आशीर्वाद है, जनमत है, बहुमत है, वो टोटल झूठ है। कोई ब्रजेश जी से संपर्क टूट गया है, हम बात करेंगे श्याम मोहन जी से। जब सरकारें क्या हुई है, बनी है और बिगड़ी है। तो सर, आवाज आ रही है विकास जी? जी जी आ रही है। तो सरकारें बनी और बिगड़ी है, तो बहुमत नहीं है, सिर्फ क्या है, ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए बीजेपी के पास अभी सांसद जो हैं, सांसदों की संख्या ज्यादा है, अभी सांसदों की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो वो बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार की बातें मानी जा रही है, तो इसलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जिस दिन नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी जाएगी, 12 सांसद खसक के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू के सांसद इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन वाले क्लेम करेंगे बहुमत हमारे पास है। जनता जो वोट दी, उसे तो कुछ परवाह ही नहीं है, उसने वोट आखिर किसको दिया, सरकार कौन बना रहा है। जनता वोट देके भूल जाती है कि सरकार कौन बना रहा है। जनता का काम सिर्फ सांसद चुनना है। हम जनता को दोष नहीं दे रहे हैं, सांसद चुनने तक जनता बेशक बहुत अच्छा काम करती है। इस देश में सांसद चुनने की जो परंपरा है, इस देश में जो विधायक चुनने की परंपरा है,
जो परिपाटी है वो बिल्कुल सही है। जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो सांसद बनेगा, जिसको सबसे अधिक विधानसभा में वोट मिलेगा वो विधायक बनेगा। लेकिन जो जी सरकार जी बनाने की परंपरा है वो कोई परिपाटी नहीं है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है उसकी। आप किसी भी तरीके से उसको जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार बनाने के लिए फिर जोड़ तोड़ होने लगता है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष बिल्कुल चुप है धांधली पे, नीट जैसे पेपर लिस्ट के एग्जाम्स पे, बाकी मुद्दों पे, लेकिन विपक्ष जो है उसी मुद्दे पे एक्टिव है हैं। लेकिन अपने देश में मणिपुर जल जाए पूरा, लेकिन वहां दौरा नहीं कर सकते। तो सरकार जी और विपक्ष इन दोनों ने एक रुख अख्तियार किया हुआ है कि आप क्या करिए कि गवर्नमेंट इन अबयांस रहिए, सस्पेंडेड फॉर्म में रहिए, बस काम करते रहिए। जिस दिन सरकार के सांसदों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी, आप स्वीकार कर लीजिएगा कि चलो भाई अब तुम रूल करो। जिस दिन सरकार की संख्या उनकी बढ़ जाएगी, दूसरी पार्टी स्वीकार कर लेगी, चलो अब आप रूल करो। जनता का इसमें कोई रोल नहीं है, और जनता के बहुमत से जी समझदारी से सरकार नहीं बनी, सिर्फ जनता के बहुमत से सांसद चुने जा रहे हैं। जी जी, जनता का कोई रोल नहीं है। हम श्याम मोहन जी से सवाल करेंगे, यही सवाल। श्याम मोहन जी सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? एकदम एकदम सुन पा रहे हैं जी। जी जी, श्याम मोहन जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक राजनीति में एक हलचल मचाए हुए हैं, जब से एलओपी बने हुए हैं, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक मणिपुर का आता है दौरा, जिसमें वो बोलते हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं है, भाईचारा नहीं है। और जो हाल पहले था, आज से कुछ महीनों पहले जब शुरू हुआ था, वही हाल वही अभी भी है, कोई उसमें सुधार नहीं है। और तो हमारा ये सवाल है कि भाई एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जनता की परवाह क्यों नहीं करती? क्या गठबंधन की राजनीति इसका कारण है या कोई और वजह है? बताएं सर। जी, मैं बताना चाहूंगा ये कि राहुल, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आप लोग एक स्टेप ले करके और इस तरह से बहुमत के ऊपर चर्चा करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, विशेषकर विकास जी और रजत तिवारी और ब्रजेश जी को। जी जी जी, राहुल बहुत बहुत गांधी जी धन्यवाद। जो मणिपुर जा रहे हैं, उसके लिए मेरा राहुल जी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि कम से कम मणिपुर के लोगों की आवाज उन्होंने सुनी और एक विपक्ष के नेता होने के तौर पर वहां पर गए और देश को दिखा रहे कि यहाँ पे देखिए क्या समस्या है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है, क्या राहुल गांधी जी को मणिपुर का वोट चाहिए? राहुल गांधी जी को मणिपुर का वोट नहीं चाहिए, खाली सांत्वना चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर के नाम पे पूरे देश में वोट मांगना चाहते हैं, बस यही चाहिए। ये जो सारा कबाड़ा किया हुआ है ना, इन कांग्रेस के लोगों का ही किया हुआ है। इन कांग्रेस के लोगों ने ही इस देश को शुरुआत में, भाई शुरू के अंदर इन्हीं लोगों को इस देश को चलाने की जिम्मेदारी मिली, और कांग्रेस के लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि देश को किस तरह से चलाया जाए, क्या सिस्टम बनाया जाए। सिस्टम इन्होंने बनाया तो उसमें सुधार किया तो ऐसा सुधार नहीं किया जैसे होना चाहिए था। जैसे ब्रजेश जी कह रहे थे कि विधायक सांसद को हमारा आपका वोट चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको हमारा आपका वोट नहीं चाहिए। हमारे आपके वोट से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे आपके वोट से लेना देना रहता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजाल थी, मणिपुर में एक पत्ता हिल जाता, क्योंकि उनको मणिपुर का वोट चाहिए ही नहीं। अगर मणिपुर का वोट चाहता तो वो आज की डेट में ऐसा इस देश के अंदर नहीं होता। आप मणिपुर की बात क्यों करते हो? बंगाल चले जाओ, अपने कश्मीर चले जाओ, हर जगह तो है वायलेंस, कहाँ नहीं है? लेकिन श्याम कितने मोहन जी, हमारे सेना के जवान मर रहे हैं। श्याम मोहन जी, मैं रुकूंगा थोड़ा सा। क्या मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं? मणिपुर देश का हिस्सा है। क्या प्रधानमंत्री मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? ठीक है, तो फिर ऐसे में जो एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो मणिपुर की क्यों नहीं सुन रहा है? वो विपक्ष की आवाज उठाने के बाद आपने चलिए कहा, एक तरीके से राहुल गांधी को भी घेरने के प्रयास किया कि वो कहीं टूर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके माध्यम से पूरी देश के लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो चलिए, एक हो सकता होगा, मैं कितनी बात ये सही है नहीं है, लेकिन कम से कम वो जा रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, और मणिपुर भी हमारा देश का हिस्सा है, फिर भी कोई परवाह नहीं है। तो कैसा लोकतंत्र जिसमें मतदाताओं की कोई परवाह ही नहीं है? हम रजत तिवारी जी की तरफ रुख करते हैं। रजत तिवारी जी, हमारा सवाल यही है कि इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से बनी सरकार मतदाताओं की परवाह क्यों नहीं करती है? मणिपुर जैसा स्थिति है, लगातार राहुल गांधी विपक्ष आवाज उठा रहे हैं कई महीनों से, अभी दौरा भी किया सरकार बनने के बाद, लेकिन फिर भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ऐसा क्या कारण है?
सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। इसका सर सबसे जी। बड़ा कारण जो आपने सवाल पूछा उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे आपने ये भी पूछा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? सर बिल्कुल वो जी। प्रधानमंत्री तो मणिपुर के भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हुँ। प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सांसदों की ज़रूरत है। उनको जो है अपने जी। 272 सांसद पूरे करने हैं, और 272 सांसद अगर एक बार पूरे हो जाएँगे तो 5 साल तक उनको कोई हिला नहीं सकता है। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 272 सांसदों से मतलब है, और 272 सांसद अगर उनके पास हैं, तो किसी भी राज्य में कुछ भी घटना हो या फिर कुछ भी होता रहे, उसकी तरफ अगर वो नहीं भी ध्यान देंगे तो उनका क्या जा रहा है? उनकी तो सरकार तो बनी हुई है ना, वो बनी रहेगी ही। यही कारण है कि जी। मणिपुर की तरफ, मेरे हिसाब से यही कारण है कि मणिपुर की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक ये भी चीज़ें हो ब सकती है कि जी। मणिपुर में जो लोकसभा सीटें हैं वो यहाँ के, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ है, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनकी अपेक्षा वहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी बहुत कम होंगी। इस चक्कर में जी। वहाँ पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो सरकार बनाने में ज़्यादा सहूलियत होंगी। इसलिए जो है जी। मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता होगा। क्योंकि सारी जो राजनीति जो आधारित है वो सांसदों के बहुमत पर ही आधारित है। जिसको 272 जी। प्लस सांसद मिल गए, उसकी सरकार बन गई, 5 साल तक उनको कोई हिलाने वाला है नहीं। तो जी। जी। जनता के लिए सरकार की बेरुखी का सबसे बड़ा कारण यही है, जो मुझे समझ में आता है। जी, 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 जी। ठीक है, बहुत अच्छा। ब्रजेश जी, आपसे दोबारा रुख करते हुए ये मेरा एक सवाल ये है कि पहले कहते थे कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, यानी कि जो मैजिक फिगर है, अकेले कोई पार्टी अपने दम पे सरकार बनाती है मैजिक फिगर पे, तब तो वो पूरा अच्छा काम करती है, सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है। वो दौर भी हमने 10 सालों से देख रहे हैं हम, ठीक है? फिर भी मणिपुर की स्थिति बनी हुई थी, अन्य कई किसानों की समस्याएँ बनी हुई थी। लेकिन आज जो सरकार है, जिसको कहते हैं कि बैसाखी पे आ पड़ी है, तो क्या मजबूरी है? नीतीश जी को भी क्या मजबूरी है? टीडीपी को भी क्या मजबूरी है कि उनको भी कोई परवाह नहीं है? तो ये कैसी राजनीति है? ये ज़रा समझाएँ हमें कि कैसा लोकतंत्र है, जिसमें ये गठबंधन की बनी हुई सरकार भी कोई परवाह नहीं कर रही है? विकास जी, आपने बोला कि मणिपुर की परवाह क्यों नहीं है? मणिपुर से कितने सांसद आते हैं विकास जी? मणिपुर से 1 सांसद आते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद आते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, जिसके नाम पे आसानी से जी। भरमाया जा सकता है, और उसके आधार पे 2014 में भी बहुत ज्यादा समर्थन मिला, 19 में भी समर्थन मिला, इस बार भी समर्थन मिला। तो जब सरकार सांसदों के बहुमत से बनना है, तो सरकार को जनता की चिंता क्यों होगी? बेसिक सा मुद्दा है, जी। चाहे वो मणिपुर की जनता हो, चाहे यूपी की जनता हो, या कहीं भी देश इस की किसी लेकिन भी कोने ब्रजेश की जी, जनता। सांसद तो जीते हैं ना, वो लोगों ने जिताया है ना सांसदों को। बिल्कुल, 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 लोगों ने लोगों जिताया का उन समर्थन सांसदों मिला को। है। लेकिन विकास जी, हुआ क्या कि जब लोग सांसद जिता देते हैं, तो उसके बाद वो सांसदों का लोगों से, आम जनता से कनेक्शन खत्म हो जाता है। उन सांसदों का क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में, उन सांसदों की डायरेक्ट डीलिंग हो रही है अब, कि प्रधानमंत्री के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, गृह मंत्री मिस्टर वाई बन रहा है, रक्षा मंत्री मिस्टर जेड बन रहा है। अब इन सब के आसपास आपको चक्कर लगाना है, इनकी कुर्सी बचाने के लिए ही आपको काम करना है। आपको ना तो किसी बिल पे, ना ही किसी कोई ऐसे जो इश्यूज हैं उस पे बोलना है जिसके चलते कुर्सी खतरे में आ जाए, जिसके चलते जनता भड़क जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जनता के मुद्दों से कट जाना है, और सिर्फ सरकार कैसे बनी रहे उस पर ध्यान देना है। ये भारतीय देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और बाकी जितने भी मुद्दे हैं, मुद्दे तो सर देखो, इस देश में हजारों मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों का समाधान हम तो कर नहीं सकते। उन मुद्दों का जी। समाधान कोई, आप अगर सोचेंगे कि कोई एक डीएम, कोई एक सीएसपी, कोई एक अधिकारी, कोई एक थाना प्रभारी, कोई एक डॉक्टर, कोई एक इंजीनियर, कोई एक बिजनेसमैन कर देगा, तो ये भी भ्रम की बातें हैं। जी। बिजनेस समस्याओं का समाधान संस्थाएं करती है, और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस को कौन चला रही है सर? इंस्टीट्यूशंस को व्यवस्था चला रही है, मैनेजमेंट। व्यवस्था में जी। क्या है? सरकार। सरकार बनने की व्यवस्था ही जब करप्ट है, तो बाकी चीजें तो वो अपने आप फॉलो करेंगे ना उस चीज को। जी। जी। तो समय की मांग है, देश की जरूरत है कि देश के लोगों को इस बात पे विचार करें, इस बात पे वो सहमत हो, राजी हो, कि सबसे पहले हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सरकार गिरने का भय न हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, जिस जी। सांसद विधायक को हम चुन रहे हैं, उसके मन में इस बात का भय न हो कि मुझे एंटी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एंटी डिफेक्शन लॉ का शिकार होना पड़ेगा। उसको इस बात का भी भय न हो कि मुझे कल पार्टी अगली बार पार्टी में टिकट नहीं देगी मुझे, मैं अगर इस मुद्दे को उठाया तो। तो इन सारे बेसिक मुद्दों पे अगर जनता आती है
कि नहीं, जिस सांसद को हमने भेजा है उसको इतना पावर दिया है, अगर सच में वो हमारी आवाज उठा रहा है पार्लियामेंट में, नहीं उठा रहा है, अगर हमारी बातों को रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, अगर ये हाथ में पावर जनता के हाथ में आ जाएगी तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। और जब तक ये हाथ पावर जो है जनता के हाथ से खिसक के सांसद और विधायक के हाथ में रहेगी, तब तक इस देश का जो है ऐसे ही जैसे चल रहा है व्यवस्थाएं, वैसी व्यवस्थाएं चलती रहेगी। और जनता जो है एक मुद्दे जो करप्शन है का आधार है, पिछली बार पिछले चुनाव में देखा होगा अगर आपने कि 2000 करोड़ में चुनाव लड़ते थे, आज 10,000 करोड़ चुनाव में खर्च होते हैं। करप्शन पिछली बार अगर 10 गुना था तो आज सारे जगहों पे करप्शन 100 गुना है। अन्ना हजारे आंदोलन करेगा, फिर सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन करप्शन के जो है वजूद वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि करप्शन का आधार जो है व्यवस्था है। जी जी श्याम मोहन जी से हमारा कनेक्शन टूट गया था। श्याम मोहन जी से मैं सवाल ये कर रहा था कि श्याम मोहन जी जो मणिपुर है वो हमारे देश का अंग है, ठीक है, और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मणिपुर के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है कि जिस देश के जिसके प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। ये समस्याएं उनको समझ नहीं आ रही है कि इसका कारण क्या है कि, और दूसरे जो मैं विकास जी मैं आपको बता रहा हूं इसका कारण। आपको पता होगा कि मैं जैसा आपको पता है कि मैं सत्य बहुमत पार्टी से बिलोंग करता हूं, और सत्य बहुमत पार्टी ने एक लोगों को विचार दिया कि भाई गठबंधन की जो राजनीति है एक भ्रष्ट राजनीति है। अब गठबंधन की राजनीति, भ्रष्ट राजनीति का तात्पर्य है कि वोटों के बहुमत से सरकार, जो सांसदों विधायकों के जो बहुमत से सरकार बनती है, इसको आपको ये जो व्यवस्था है ये एक भ्रष्ट व्यवस्था है। इसमें बनने वाली हर सरकार आपको एक आपको अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकती है। तो आप चाहे मणिपुर हो, चाहे, मैं बार बार कह रहा हूं खाली मणिपुर की बात मत करिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, रोज अपराध हो रहे हैं, लोग गोली मार रहे हैं लोगों को। मतलब ये कैसी मानसिकता लोगों की बनती जा रही है समाज के अंदर। हम जब एक अच्छा समाज ही नहीं बना पाए, हम लोगों को एक अच्छी व्यवस्था ही नहीं दे पाए, तो कैसे प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? जब तक ये व्यवस्था नहीं ठीक होगी, जैसे हमारे देश में ब्रिजेश जी ने बताया ना कि भाई मैनेजमेंट है, इसको चलाने के लिए एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था ही जब ठीक नहीं रहेगी, आपको अभी हम यहाँ पे बार बार नेटवर्क जो डिस्कनेक्शन हो रहा है, जब व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो फिर हम कैसे बैठ के बात कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ना। तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर आपको इसको ठीक करना है तो पहले पूरे देश के विधायकों, सांसदों को बहुमत के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब एक सशक्त राजनीति होगी इस देश के अंदर, एक सशक्त सरकार बनेगी जिसका किसी के ऊपर जोर नहीं होगा, कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का, लोगों का जोर होगा। लोगों से नेता, मतलब पब्लिक से, जनता से जो वोट करती है उससे जब नेता डरने लगेंगे तो देश में परिवर्तन होगा। अदरवाइज आप अगर ये इसको परिवर्तन, आप बड़े बड़े महलों को परिवर्तन मानते हैं, दिल्ली में बने बड़ी बड़ी इमारतों का आप परिवर्तन मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास तो वो है कि हर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, जो उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सुरक्षा मिले, वो डरे ना, खुल के काम करे। आज हम बिजनेस करते हैं, आज हमारे यहाँ कोई जीएसटी वाला खड़ा हो जाके शटर डाउन, आज आके हमारे यहाँ कोई ऐसा अधिकारी आके खड़ा हो जाए, शटर डाउन, पूरा शहर बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक मानक बना दो, आप एक स्टैंडर्ड बनाओ कि भाई ये चीजें हैं, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी तरीके से मणिपुर का भी है। जब तक आप देश की पार्लियामेंट में बैठ के आप इस बात का डिस्कशन नहीं करेंगे कि भाई देश में सरकार जो बनी है, सरकार कैसी है, इस सरकार में कैसा बहुमत लाया गया है, अगर यही नहीं होगा तो आप श्याम जी, प्रधानमंत्री ने तो एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला है मणिपुर के ऊपर में, कोई स्टेट। इसीलिए नहीं बोला, इसीलिए उन्होंने नहीं बोला है क्योंकि मणिपुर के वोटरों को उनको आवश्यकता नहीं है। उनको तो आवश्यकता है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, जो बड़े बड़े राज्य, इनमें जीत लेंगे, काम खत्म, हमारी सरकार बन गई, तो सत्ता हम तो। मणिपुर क्या अछूत है राजनीति में, भारत की राजनीति में? इस राजनीति में तो देखिए दिल्ली भी अछूत है, हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी अछूत हो जाए, आने वाले दिनों में राजस्थान भी हो जाए, मध्य प्रदेश भी हो जाए। इस राजनीति में जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, जो सांसदों विधायकों के, आज बताइए ना क्या मजबूरी है आपकी? एक सांसद जीता हुआ, डर के मारे आप, प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल कर रहा हूं कि डर के मारे आप एक सांसद जीता हुआ जिस पार्टी का, उसको आप मिनिस्टर बना रहे हैं।
योग्य है कि नहीं। आपने इतना तक, चलिए वो जीत के आया, हम इसकी सराहना करते हैं कि वोटों के बहुमत से जीत के आया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप डर के मारे उसको इसलिए मिनिस्टर बना रहे हैं कहीं आपकी सरकार न गिर जाए। आप देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, हम तो खाली व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर जो है उनसे मैं पूछ रहा हूं कि इतने दिन हो गए, आप भी सत्ता में रह लिए, आपके भी पूरा कांग्रेस ने इतना दिनों तक राज किया, क्यों नहीं इस बहुमत की बात करते हो? आपने इस देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? आपको बहुमत की बात करनी चाहिए। और जब देखिए आपको सभी समस्याओं का, श्याम मोहन जी, मैं लेट मी कंप्लीट। आपको जो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है ना, वो है सत्य बहुमत। सत्य बहुमत मतलब वोटों के बहुमत से सरकार, वोटों के बहुमत से जब सरकार बनेगी तो इस देश की राजनीति बदलेगी, और राजनीति बदलेगी तो हर व्यक्ति, हर शोषित, पिछड़ा, वंचित जितने भी लोग हैं सब एक समान हो जाएंगे, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो श्याम मोहन जी, ये बहुमत की सरकार नहीं है इसका मतलब? एकदम नहीं है जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुमत की सरकार कहां, ये तो सांसदों विधायकों के गठजोड़ की सरकार है। ये तो हमारे आपके वोट का इसमें कोई भागीदारी नहीं है, वोटरों की कोई भागीदारी नहीं सरकार में। इसी वजह से तो मणिपुर जल रहा है, इसी वजह से मणिपुर जल रहा है, बंगाल जल रहा है। लोकसभा से पहले अभी हिमाचल की जो सरकार थी, देखिए अनस्टेबल हो गई। अभी इसके पहले मध्य प्रदेश में जब इसके पहले पिछली सरकार थी, वहां भी अनस्टेबल हो गई। उसने उसको खरीद लिया, उसने उसको बेच दिया। जब आपका समय सांसद विधायक को खरीदने में ही लग जाएगा तो आप कहां से लोगों को व्यवस्था दे पाएंगे? खरीदने की वजह क्या है, क्यों खरीदने की जरूरत पड़ती है? भाई देखिए, जब आपके पास जैसा आपने सिस्टम बना रखा है, आज मैं ये कह रहा हूँ, आज मोदी, आज जो बीजेपी है उसको 240 सीट आया हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट आया है, तो सरकार बनाए, फिर वो क्यों जोड़ तोड़ कर रही है? एकदम बनाए, हम इसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट है, अकेले वो सरकार बनाए, हम इसमें सत्य बहुमत पार्टी इस बात का समर्थन करती है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब जोड़ के 50 पार्टियों को जोड़ के सरकार बनाए और उसको बहुमत को पूरा करें, तो हम इसको नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सरकार वोटों के बहुमत से बने। मैं रजत जी से पूछना चाहूँ, रजत जी, आज जो चुनी हुई सरकार है उसको सबसे ज्यादा सीटें आई हुई हैं, सबसे ज्यादा वोट आए हैं, फिर वो गठजोड़ गठबंधन क्यों कर रही है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो 272 प्लस, जैसे 543 सांसद है, उनमें से 272 प्लस 1 का मतलब आंकड़ा है, जो 272 सांसद प्लस 1 सांसद हो जाएंगे, तब वही पार्टी सरकार बना पाएगी। क्योंकि हमारे देश में जो सांसदों का भ्रष्ट बहुमत है उसके माध्यम से सरकार बनती है। मतदाता जो है सिर्फ सांसद और विधायक बनाने तक ही सीमित है। तो इस वजह से जो है 272 प्लस 1 का जो आंकड़ा है उसको पार करने के लिए गठजोड़ करना पड़ता है। अब किसी पार्टी के समझ लो 270 सांसद भी जीते हैं, फिर भी उसको मैं इस बात मैं रजत तिवारी को थोड़ा सा रोकूंगा। इनकी बात एकदम ठीक है कि इनको भाई 272 मेंबर पहुंचाने हैं, वो तो परंपरा अवधारणा जो विवेक है राष्ट्रपति जी का, वो तो करना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना है, इसलिए उनको 272 मेंबर चाहिए। इन लोगों को सबसे ज्यादा लूटना है, इसलिए 272 मेंबर चाहिए, और बाकी कोई बात नहीं है। इनको कोई बहुमत का आंकड़ा और ये सब कोई बात नहीं है। तो आज चाहे, अभी चाहे सेकंड भर में कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये लोग चाहे तो सरकार बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको सबसे ज्यादा मिलकर भ्रष्टाचार करना है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष को, मैं दोनों को कह रहा हूं। जी जी जी, तो जी बोलिए राजा जी। तो यही कारण है कि जो है 272 प्लस जो 272 आंकड़ा है उसको पूरा करने के लिए गठजोड़ करना पड़ता है, जिसके कारण सांसदों की खरीद फरोख्त होती है। सांसदों को जो है जीतने के बाद होटल में ठहरा दिया जाता है। जब सांसद जीतने के बाद पता ही नहीं लगता, जैसे कई राज्यों में देखो विधायक जीत गए, उसके बाद एक एक महीने तक यही नहीं पता चलता कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब बताइए ये कैसी विडंबना है कि एक एक महीने तक यही नहीं पता कर रहा है कि जो जीता है उसमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बताइए इस तरह की कोई व्यवस्था में आप ये सोच सकते हैं कि मतदाताओं के बारे में विचार किया जाएगा, उनके हित और अहित के बारे में। जी जी जी, ब्रजेश जी चूंकि वकील हैं,
अभी ये बात हो रही थी कि जो सबसे ज्यादा वोट आया हुआ है और सबसे ज्यादा सीट आया हुआ है, फिर भी वो गठजोड़ क्यों करना पड़ रहा है? तो रजत जी ने बोला कि चली आ रही व्यवस्था है। तो क्या चली आ रही व्यवस्था, जरा कानूनी तौर पे स्पष्ट करिए। ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति क्यों हो रही है? सरकार बनाने की परंपरा चली आ रही सर, परंपरा चाहिए। जो लोकसभा में 543 सांसद जीत के आएंगे, उसमें जो है 272 का आंकड़ा चाहिए, वही परंपरा है। अब इस परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आई? मैं इस बात से आपको मैं विकास जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अभी इस डिस्कशन को आप लोग थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यदेव चौधरी जी ज्यादा सूटेबल पर्सन है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप उनको जब भी अब अगला डिबेट रखें, उनको इसमें जोड़ें, ताकि उस बात को और स्पष्ट रूप से रखें, ताकि हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिले, और भी हमारे अंदर जो मतलब हम जो समझ नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो शायद हमसे बेहतर जानते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जरूर जरूर श्याम मोहन जी, मेरा ये सवाल पे आने का मकसद ये था कि जो हमारा टॉपिक था ना, ये गठबंधन की राजनीति क्यों हो रही है और यही कारण बन रहा है कि परवाह नहीं करी जनता। तो पहले हम ये थोड़ा समझ बरजे जिससे ये परंपरा कहाँ से आई, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई कैसे, और ये यहाँ तक इतना रूप सरकार इतने निचले स्तर पे आ गई कि जहाँ एक तरफ इतनी हाय तौबा मची हुई है, लोग परेशान है, और वहां विपक्ष भी चिल्ला रहा है लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है। तो भ्रष्ट राजनीति की शुरुआत हुई कैसे ये? देखिए, जब भारतीय राजनीति में हमारे देश के शहीदों ने कुर्बानियां दी, देश के महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, और जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो अंग्रेजी गुलामी से लड़ने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद देश 1947 में आजाद हुआ। देखिए, आजादी के बाद देश ने अपना संविधान बनाया, भारतीय संविधान नाम दिया उसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज उन्होंने क्या करी, अंग्रेजों वाले परंपरा ढोने की शुरुआत करी कि हम जो है सरकार जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसको कहते हैं, तथा वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब पश्चिमी मॉडल, उसके आधार पर सरकार बनाएंगे। अब ब्रिटेन खुद उस मॉडल को अपना लिखित नहीं है, उसके पास खुद उसने बात अपनी लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन छोटा सा एक देश है, उसके आधार पर चल रहा है, और हम इतने बड़े देश को उसके अनुसार उसको पीछे पीछे से लगा कर चल दिया। तो ब्रिटेन के लोगों में जो है, चलो उन्होंने अपनी फॉलो करी थी बहुत समय से, एक लिमिटेड टेरिटरी है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, इसी चीज का फायदा उठाया गया। जैसे ही हमारे यहाँ परंपरा अपनाई गई कि सरकार बनाने के लिए आंकड़ों का खेल होगा, आंकड़ेबाजी में पूरी सरकार जुट गई, पूरा विपक्ष जुट गया। तो ये इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं, ना तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है, ना ही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस बात की तो मतलब लिखी हुई नहीं है, कहीं से इस बात की तारीफ नहीं की हुई है कि हाँ आप ये जो है देश में सरकार जो बन रही है यहाँ इसकी परंपरा लिखी हुई है, लिखी हुई कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ चली आ रही है, एक ने फॉलो किया, दूसरा फॉलो कर रहा है, दूसरे ने फॉलो किया, तीसरा फॉलो कर रहा है। और ये फॉलो इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको जो है लूटने का, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सब जो है अपने अपने हिसाब से इस देश में अपनी जो है सेनमारी कर सके। तो ये परंपरा कहीं वैलिडेट नहीं है, बस ये परंपरा है। चलिए, तो हमने कुल मिला के यही समझने की कोशिश करी कि जो मतदाताओं की सरकार परवाह नहीं करती है, उसके पीछे ये चली आ रही हमारी बहुमत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, और स्पष्ट परिभाषा न होने से ये जो सरकार का गठन होगा उसका गठजोड़ करे, भ्रष्ट समझौते करे, लेन देन करे, खरीद फरोख्त करे, और वो करने के लिए उसकी पूरी छूट हो। ऐसे में सरकार कैसे एक अच्छी व्यवस्था देगी, कैसे लोगों को सुनेगी? उनको मतदाताओं की कोई परवाह नहीं होगी, वो तो उनका सारा समय जोड़ तोड़ और किस तरीके से धन बल इकट्ठा करो और जोड़ तोड़ की भ्रष्ट राजनीति शुरू करो। तो इसके पीछे हमने जो टटोलने की कोशिश की, उसमें ये समझ में आया कि ये मतदाताओं, जो मणिपुर के मतदाता जो हैं, वो परेशान इसलिए है क्योंकि हमारी राजनीति ही भ्रष्ट है। तो मैं तो ये अपील करूंगा पूरे देश के मतदाताओं से, विशेषकर मणिपुर के मतदाताओं से, कि अगली बार जब भी आप वोट करें तो भ्रष्ट राजनीति को वोट नहीं करें। सत्य बहुमत का विचार आपके सामने है। सत्य बहुमत पार्टी के कार्यकर्ता जैसा श्याम मोहन जी बोल रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी, वो अपील करेंगे, उन लोगों को बताएंगे, शायद ये बात समझ में आए और वो राजनीति बदले और ये ऐसी समस्या से हमें छुटकारा मिले। हम सत्य बहुमत इस सवाल को हमेशा उठाते रहेंगे, सामाजिक समस्याओं को उठाते रहेंगे, और उसका बहुमत से कैसे समाधान हो बताते रहेंगे और जगाते रहेंगे। आज चर्चा में भाग लेने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।